हाँ सर। ठीक है, जी सर, जी सर, कहिए, स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट हो गया है। हाँ देखिए तो हाँ हो गया, आज आप आ रहे हैं। अच्छा, इसी अब इसी को रहने दूं मैं। हाँ, उसी को रहने दीजिए, आप शुरू कीजिए। अब बोलना शुरू कीजिए सर, हो गया सर। ठीक है, वही रह क्या हो गया? क्या कर ठीक है, ठीक है ना। देखिए हाँ तो सर, ठीक है सर, आप स्टार्ट कर दूं। स्टार्ट कर दे रहे हैं सब, स्टार्ट कर दो। जी सर, जी सर। स्टार्ट कहाँ से? हम अपना में ना ना ये कहाँ से स्टार्ट होगा? शुरू हो गया। तू अपन पढ़े ना। हाँ ठीक, बंद कर। हाँ नमस्कार। आज साहित्यिक बतकही में हम कोयलांचल और साहित्य पर बात करेंगे। आवाज जा रही है ना? कोई मित्र बताए। सबसे पहले तो मैं ये जो काल चल रहा है, कोरोना काल, और इस काल में साहित्यिक बतकही बहुत मायने रखती है। जहाँ हर चीज़ बंद हो और बंद होने के बावजूद देश की हर गतिविधि बंद हो, सिर्फ राजनीतिक गतिविधि छोड़कर, ऐसे में हम साहित्य पर बात करने बैठे हुए हैं। और जो मुझे विषय दिया गया है, कोयलांचल और साहित्य, बहुत बड़ा विषय है। ये एक तरह से दो विषय है, एक तरफ कोयलांचल और दूसरे तरफ साहित्य। सबसे पहले मैं कोयलांचल पर बात करूंगा। कोयलांचल से मैं जोड़ता हूँ शिल्पांचल को, क्योंकि जोड़ना बहुत आवश्यक है। कोयलांचल जहाँ है वहाँ शिल्पांचल रहेगा। और इस कोयलांचल शिल्पांचल का जब एरिया हम देखते हैं तो बहुत विराट एरिया है, बहुत बड़ा इसका एरिया है। अगर धनबाद से, छोटे स्तर पर धनबाद से लेकर के दुर्गापुर तक यदि मैं जाता हूँ तो भी कम एरिया नहीं है। अब मैं साहित्य भी बहुत बड़ा है। साहित्य में यदि हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो इसका भी फलक बड़ा है। यदि पद साहित्य की बात करते हैं, यह भी बहुत बड़ा है। मैं एक एक करके चीज़ों पर आऊँगा। सबसे पहले मैं इस कोयलांचल में जो साहित्यिक गतिविधियाँ शुरू हुई, कब से शुरू हुई, तो मैं 70 के दशक में जाता हूँ। 70 के दशक में हमारे देश से, इस अंचल से कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं निकलती थी, और जो भी निकलती थी वो भारतीय स्तर की पत्रिकाएं थी। सारिका, दिनमान टाइम्स, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और भी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थी। और उन दिनों छपने का कोई संकट नहीं था, लेकिन एक बेहतरीन साहित्य, एक बेहतरीन लेखनी देने का संकट तो जरूर था। और इस पूरे कोयलांचल में हम गद्य साहित्य की ओर जाते हैं तो कहानी,
नाटक, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा, इन विधाओं पर जब हम नज़र डालते हैं और देखते हैं और बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही संकुचित हिंदी साहित्य है। और मैं सिर्फ हिंदी साहित्य पर बात कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य के अलावा जब हम इस अंचल में हैं तो इस अंचल में बंगला साहित्य भी आ जाएगा, उर्दू साहित्य भी आ जाएगा। बंगला साहित्य का तो बहुत बड़ा फलक है। और उन दिनों यहाँ बंगला के एक से एक कथाकार थे। उनकी बात भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत वक्त कम है और इस कम समय में ढेर सारी बातें कर दी है। क्योंकि यह काल भी कोरोना काल है और ढेर सारे मित्रों का जाना एक दुखद और बहुत ही आश्चर्यजनक समय में हम लोग गुजार रहे हैं। मित्रों, जब इस अंचल में संजीव जैसे कथाकार आते हैं तो संजीव की जब कहानी छपती है सारिका में और प्रतिष्ठित होती है 1980 में, उसके पहले से वो लिख रहे हैं 1974-75 में। उन दिनों 2-3 कहानियाँ आई थी 74-75 से पहले, 70 के दशक में। और आसनसोल के एक कथाकार हैं शंकर गुप्त शांत, जो चर्चित नाम नहीं है। चर्चित नाम नहीं होने का मतलब यह है कि 2-3 कहानियाँ ही मात्र आई थी और वो अभी सारिका जैसी पत्रिका में छपी थी। लेकिन उससे तो कोयलांचल का कोई विकास नहीं होता, साहित्यिक विकास नहीं होता है। साहित्यिक विकास होता है संजीव की कहानी अपराध के बाद से। और इस अंचल को साहित्यिक अंचल में तब्दील करने के लिए और साहित्यिक अंचल को उर्वरा बनाने के लिए संजीव का एक बहुत बड़ा योगदान है। संजीव ने खोज की नरेंद्र, गौतम सान्याल और ये 3 दोस्त, ये 3 लोग मिलकर करके इस यहाँ के कथा शिल्प को आगे बढ़ाते हैं, कथा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संजीव दा को बहुत मदद करते हैं नरेंद्र और गौतम सान्याल। मदद ही नहीं करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र तो कुछ दिन पहले हमारे बीच से चले गए। वो पटना में, यहाँ से पहले वो चितरंजन थे, चितरंजन से वो चले गए। चितरंजन भी नहीं, वो हिंदुस्तान जो कैवेल्स है, हिंदुस्तान कैवेल्स में वो रहते थे और वहीं से अपना साहित्यिक गतिविधि चलाते थे और संजीव जी से मिलने आया करते थे बीच बीच में। उनके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा था उत्पल दत्त का, जो फिल्म स्टार थे। और बीच बीच में बंगला से कुछ चीज़ें आएगी। जब हम कोयलांचल में हिंदी साहित्य को देखते हैं तो बहुत दूर तक जब हम दृष्टि डालते हैं, यहाँ से लेकर के धनबाद और धनबाद से लेकर के दुर्गापुर, उससे आगे अभी इन दिनों गौतम सान्याल बर्दवान में रह रहे हैं, बर्दवान तक मैं जाता हूँ, तो बहुत फैला हुआ हिंदी साहित्य नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, उस जमाने में जब संजीव जी लिखा करते थे 1980 से पहले, और तो वो ढूंढ रहे थे कि मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। वो काजी नजरुल के गांव गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कोइलवरी में गए और ढूंढते हुए वो मृत्युंजय तिवारी से भी मिलते हैं उन्हीं दिन और जुड़ जाते हैं सृंजय के साथ। सृंजय जी का उन दिनों 1986 के आसपास भगदत्त का हाथी सारिका में छपती है
एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य में सृंजय जी का आता है। सृंजय जी के पास में समृद्ध होने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, और जो उनके पास विवेक है कथा लेखन का, बहुत ही समृद्ध है। लेकिन कामरेड का कोट छपने के बाद उन्हें जैसे लगता है कि एकाएक इतनी प्रतिष्ठा मिल जाती है और हंस में, और उसके बाद दो चार कहानियाँ लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बैठ जाते हैं। यह हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नुकसान, हानि, जिसे हम कहते हैं हमारे अंचल से, इस कोयलांचल से यदि संजीव जी के पीछे पीछे यदि कोई किसी को चलने की ऊर्जा थी, चलने के लिए ऊर्जा थी किसी के पास, तो सृंजय जी के पास थी। उसके बाद हम गौतम सन्याल पर जाते हैं। गौतम सन्याल के पास प्रतिभा है, नो डाउट, और बहुत बड़ी प्रतिभा है। यहाँ के अंचल को जब मैं देखता हूँ तो हिंदी साहित्य को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। दो भागों में इसलिए बांटना जरूरी हो जाता है कि यहाँ जब हम एक फुल टाइमर राइटर, संजीव जैसे कथाकार एकदम फुल टाइमर राइटर, उसके बाद पार्ट टाइम राइटर, पार्ट टाइम राइटिंग में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन पार्ट टाइम राइटिंग या पार्ट टाइम लेखन से हिंदी साहित्य का कल्याण होने वाला नहीं है। पार्ट टाइम में जैसे कि कुछ कवि हैं, कुछ कहानीकार भी हैं जो लिखे और गायब हो गए, एक आध कहानियाँ लिखे, एक आध कविताएं लिखे और गायब हो गए, ऐसे लोग। और जिस तरह से डॉक्टर बिमल, यह काल 1995 से लेकर के 2005 तक का जो काल है, इसे हम कोयलांचल का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इन दिनों पहले तो अकेले संघर्ष कर रहे थे संजीव जी। संजीव जी के साथ जुड़े जो साहित्यकार थे, जो मित्र मंडली थी, और उनकी कहानियों का आना और संजीव जी की देख रेख में, उनके दिशा निर्देश पर आगे बढ़ना ये जारी था। लेकिन बिमल, डॉक्टर बिमल के आने के बाद में यहाँ की धरती अचानक बहुत तेजी से विकसित होती है। यहाँ बहुत तेजी से विकास होता है साहित्य का। कुछ नए युवक आलोचक के रूप में, कवि के रूप में आते हैं। मनोज शुक्ला, दिनेश लाल, रविशंकर सिंह और भी कई नाम हैं। और संजीव के कथा मंडली से जुड़ते हैं। मुझे याद है कि संजीव जी ने जो हिंदी साहित्य में लगभग 150 से अधिक कहानियाँ उल्टी में रह करके 5x7 के कमरे में उन्होंने होल टाइम राइटिंग की है, उसका जो प्रतिफल है आज पूरे हिंदी साहित्य को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और इस अंचल से, कोयलांचल से एक नाम जुड़ता है नारायण सिंह, बीबी शर्मा, मनमोहन पाठक, जो कि धनबाद में रहते थे। और कविता के क्षेत्र में वहीं से, धनबाद से ही 3 नाम और जुड़ता है, नारायण समीर और मदन कश्यप। तो नारायण समीर एक अलग प्रतिभा थी नारायण समीर की, लेकिन मदन कश्यप ने कविता के क्षेत्र में अद्भुत काम किया और आज प्रतिष्ठित भी हैं कविता में। उसी तरह से यदि मैं
कहानी की को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए मैं कविता पर आता हूँ। कविता इस अंचल बहुत ही माने कि निचले स्तर से लिखी जा रही है और कई ऐसे कवि हैं जो अपनी मेहनत के बल पर लिखते हैं। देखिए, यदि मैं अपनी बात करूं और इस कोयलांचल की बात करूं तो मजदूर की बात आती है। मजदूर का मतलब कारखाने में मेहनत करना, मजदूरी करना ही नहीं है, या फिर कोयलवरियों में काम करना सिर्फ मजदूरी नहीं है। कई तरह के यहाँ लोग रहते हैं, कई तरह के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। कई बिजनेसमैन बिजनेस करते हुए कहानी के क्षेत्र में आए, कविता के क्षेत्र में आए। आपको आश्चर्य होगा कि एक हमारा मित्र प्रहलाद चौधरी सरल अखबार बेच करके कविताएं लिखा करते थे और पढ़ा करते थे, कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। मुझे याद है कि जब हमारे बगल में कुमुद शर्मा खड़े थे बड़े भाई की तरह, और उन्होंने ही मुझे साहित्य में भी ले आया। उनके पिताजी राजकिशोर शर्मा जी थे। राजकिशोर शर्मा जी के साथ में 3 लोग थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, और कविता के क्षेत्र में 3 लोग थे इस बर्नपुर में। एक थे राजशेखर, मिलिंद कश्यप और सत्यपाल मेहता। सत्यपाल मेहता आज भी बर्नपुर में है, जीवित है। लेकिन मिलिंद कश्यप हमारे बराकर के उस पार चिरकुंडा चले गए और संजीव जी के गुरु भी रहे मिलिंद कश्यप। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, अद्भुत कविताएं लिखी। कविताओं के लिए वो, उन्हें यदि गुरु कहा जाए तो कविता के वो गुरु थे, लेकिन कहानी पर संजीव जी के साथ में उनकी बनती नहीं थी। उनकी बात बिगड़ जाती थी। वो कुछ और सोचते थे और वो कुछ और बताते थे। एक थे राजशेखर। राजशेखर की कविताएं 3-4 संग्रह हैं, लेकिन बर्नपुर में रह करके नहीं। वो चले गए बनारस, और बनारस में जा करके उन्होंने अपने आप को विकसित किया था। राजशेखर भी नहीं रहा। लेकिन जब राजशेखर और मिलिंद कश्यप को याद करता हूँ तो इस अंचल के और भी कई कवि मुझे याद आते हैं। एक थे ब्रजनंदन सिंह अकेला, बर्नपुर में कविताएं लिखते थे, और सिर्फ कवि सम्मेलनों में, कुछ लोग कवि सम्मेलनों के लिए ही कविताएं लिखते थे, कई लोग थे। और जहाँ कवि सम्मेलन, जैसे जमुना प्रसाद जलद जैसे, कहीं भी किसी भी घर में गोष्ठी होती थी वो पहुंच जाया करते थे। ये हिंदी साहित्य के जो 2 धारा है, एक कवि सम्मेलनों में जाने के लिए और एक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लिखने के लिए, पत्रिकाओं में छपने के लिए। कुछ लोग उसे छपास की दृष्टि से भी कहते हैं ये छपास वाले कवि हैं, कुछ कहते थे कि नहीं भाई ये ऐसे कवि हैं। कवियों में बहुत होड़ मची जाती है, लेकिन कहानी के क्षेत्र में बहुत ही सीमित। उर्दू कथा साहित्य में जाते हैं तो 2 ही नाम मुझे याद आते हैं। एक आसनसोल के मुश्ताक आजमी और एक इजहारुल इस्लाम। इजहारुल इस्लाम रानीगंज के बड़े ही सौम्य लेखक थे। उनकी कहानियाँ एक आध बार मैंने सुनी है उन्हीं के घर पर। बहुत ही बेहतरीन कथाकार। हमें दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों के साथ
मिले नहीं। ना उनकी कहानी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया, ना दूसरे लोग किए, ना बांग्ला से हिंदी में अनुवाद हुआ। अनुवाद का तो यह क्षेत्र बिल्कुल खाली है, अनुवाद का कहीं कोई काम नहीं। हाँ, जो इन दिनों जो एक बड़ा नाम आ रहा है निशांत का। निशांत ने कविता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उनकी कई कविता की पुस्तकें आई, चर्चित कविताएं रही, और इन दिनों वो जो सहयोग संजीव विशेषांक निकाले हैं, उस बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शानदार पत्रिका आई है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ कि इस अंचल में, ये बहुत बड़ा अंचल है, धनबाद से लेकर के बर्दवान तक, जो एक पुरानी पीढ़ी संजीव जी के साथ जो चली आ रही है अब तक, और नई पीढ़ी तैयार करने की जिन पर जिम्मा होना चाहिए, जिनको अपने आगे ले जाना चाहिए, उनको मैं डॉक्टर बिमल के बाद यदि अध्यापकों की बात मैं करूं, जो कॉलेजों में जो साहित्य और संस्कृति के नाम पर धाकड़ बने हुए हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, कहीं भी उनके बिना कोई भी कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक आरोप मैं जरूर जड़ूंगा। वो आरोप यह है कि भाई, आप भविष्य के बीच में रहते हैं, आप भविष्य को तैयार करते हैं, तो हिंदी साहित्य का एक भविष्य भी वहीं से निकलता है। आप युवा पीढ़ी नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर बिमल ने दिया। कई नाम आएंगे, जुड़े हुए हैं। हम डॉक्टर बिमल की तरह किसी भी अध्यापक को क्यों नहीं देख पाते? आप बहुत बड़े ओहदे तक चले जाएंगे, लेकिन हिंदी साहित्य आपको क्या याद करेगा? किस बात के लिए याद करेगा? क्यों याद करेगा? एक संजीव, महावीर राजी, दिनेश लाल, गोविंद प्रिय की कुछ तो चीजें हैं जो छोड़ गए हैं, जिसको याद किया जा सकता है। दो तरह की बातें हो गई है यहाँ। मैं ये नहीं कहता किसी अध्यापक के पास में 6-6, 7-7, 8 संग्रह है, आलोचना संग्रह, लेकिन वो किस काम में आ रही है, कहाँ आ रही है? सबसे बड़ी समस्या पाठक वर्ग हमारे साथ नहीं है। पाठक कहाँ है? कौन लोग पढ़ते हैं? या तो वो अध्यापक पढ़ते हैं जिनको थोड़ा सा सरोकार है साहित्य से, वरना उनको भी सिलेबस, जो उनका अपना सिलेबस है, जो उनके सामने बच्चों को पढ़ाने की जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इन दिनों हो रहा है, लोग पढ़ाते हैं खूब मज़े से, लेकिन जो होना चाहिए, जो विकास, जो समृद्धि इस अंचल को मिलनी चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि संजीव के बाद किसी ने इस अंचल को समृद्ध किया हो। हाँ, इधर कुछ एकाध नए लड़के जरूर आए हैं। रोहित प्रसाद पथिक जैसा कवि, एक समर्पण का भाव, एक समर्पण, हिंदी साहित्य समर्पण मांगता है। यदि समर्पण की भावना नहीं है और आप फुल टाइमर जब होंगे तो आपके साथ समर्पण की भावना रहेगी, आप समर्पित होंगे ही साहित्य के प्रति। संजीव अगर
बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं तो उनके पीछे एक समर्पण भी है, और समर्पण परिवार को पीछे छोड़ करके साहित्य के लिए समर्पित हो गए। बहुत उनके बेटे का बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन मैं उस आरोप पर नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो देश और समाज के लिए दिया है, जो किया है, उसे ही याद करना चाहिए। उसके बाद गौतम संध्या, मैं गौतम दा को नमस्कार करता हूँ इसलिए कि विद्वता, वे कहते हैं कि ये प्रोफेसरों की बात करते हैं, भोकुआ प्रोफेसरों की, जो सिर्फ भोंकना जानते हैं, भूखना जानते हैं, जिनको पढ़ने से लिखने से कोई मतलब नहीं। सचमुच कभी कभी उनकी बातें सुन करके मुझे दुख भी होता है, हंसी भी आती है। हमारे बीच मुझे भी हेल्प करने वाले बहुत से लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन याद कीजिए कि हम कहाँ हैं। मैं के श्रीवास्तव की भी बात करूंगा। उसने प्रयास किया था, प्रयास के माध्यम से इस अंचल को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, 10 कदम चले और पीछे हट गए। ये मुझे काफ़ी तकलीफ देती है। हम किसी को आगे बढ़ाएं और पीछे हट जाएं, यह बहुत तकलीफ दे है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी हमारे अंचल को, हमारे इस कोयलांचल को, हमारे शिल्पांचल को, साहित्य और संस्कृति को आगे ले जाने का काम करता, हम उसका साथ देंगे। मुझे याद है मुझे याद है 2011 जब ये हुआ कि शिक्षा के माध्यम से नव जागरण लाया जाए इस कोयलांचल शिल्पांचल में, तो कुछ राजनीतिक दल भी जुड़े और कुछ साहित्य के कर्मी भी जुड़े, पत्रकार भी जुड़े। अरुण पांडे, सृंजय, प्रदीप सिंह, ये 3 नाम। मुझे लगा था कि ये 3 लोग मिल करके एक बड़ा काम करेंगे। सचमुच यहाँ कम से कम हिंदी में नवजागरण आएगा, आया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, कुछ हद तक आया। और जिस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े थे 2011 में, राजनीतिक विचारधारा के जो लोग थे, उनकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। उन्होंने हिंदी अकादमी बना लिया, बड़े बड़े आयोजन भी किए, अशोक वाजपेयी जैसे कवि आए, संजीव जी को भी सम्मानित किया गया, बहुत सा काम हुआ। लेकिन हिंदी साहित्य को क्या मिला? और इस अंचल से हिंदी साहित्य या साहित्य के पाठक कितना समृद्ध हुए, ये सवाल उठता है। हाँ, हिंदी शिक्षा माध्यम के जो काम है, जो विद्यालयों का काम है, थोड़ा काम जरूर हुआ है, लेकिन उस पर भी संतुष्टि नहीं है। हमारे मनोज यादव हिंदी अकादमी के सचिव हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ढेर सारी
बातें, ढेर सारी संभावनाएं करवट लेते रहती है। लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है भाई साहब। अकेले मनोज यादव इस अंचल को विकसित नहीं कर सकते। अगर विकसित करना है हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी के लोगों को विकसित करना है तो अपने सोच को विकसित करना होगा, अपने सोच को बढ़ाना होगा, आगे ले जाना होगा। और एक राजनीतिक, एक समय में हिंदी साहित्य में 3 दल हुआ करते थे: प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच। ये तीनों साहित्य के बहुत बड़े और सर्वभारतीय स्तर पर ये मंच है। पहले प्रेमचंद कहते थे कि भाई साहित्य जो है राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। ये तब हुआ करती थी उनके ज़माने में, प्रेमचंद के ज़माने में ये बात सटीक बैठती है। लेकिन हम जब इस कोरोना काल में और जो हमारे संघीय परिवार है, जो संघीय राजनीति है, इस राजनीति में हमारा साहित्य कहाँ है? आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई, एकदम, माने कि कहीं से कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि उन्हें कैसे आबाद किया जाए और कैसे उसको विकसित किया जाए। पहल बंद हो गई है। कई बड़ी बड़ी पत्रिकाएं, कोई ऐड नहीं मिलता है, कोई उसको दिखता नहीं है। और एक समय था जब हम कविताएं लिखते थे या कहानियां लिखते थे, कहानियां छपती थी, कविताएं छपती थी, तो हम पत्रिका की खोज में पढ़ते थे, यह पत्रिका कहाँ मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि बनपुर मार्केट में एक दुकान हुआ करती थी, जय भारत पुस्तकालय। इस जय भारत पुस्तकालय में उन दिनों सारिका, दिनमान टाइम्स, धर्मयुग जैसी ढेर सारी पत्रिकाएं आया करती थी। और उन पत्रिकाओं को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मिल जाया करती थी आसानी से। आसनसोल के किसी भी बुक स्टॉल पर कोई भी पत्रिकाएं मिल जाती थी। लेकिन आज रेलवे प्लेटफार्म पर आप चले जाइए, जो किताब की दुकानें हुआ करती थी बंद है। और 10 मिनट बोलूँगा। और इस पूरे भारत में सबसे पहले संघ ने साहित्य के क्षेत्र पर आघात किया। अगर देश में, हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी वर्ग और किताबें आएगी और किताबें लोग पढ़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। संघ ने ऐसा सोचा होगा और जैसे ही सत्ता में आए कि किताब की दुकानें सबसे पहले बंद, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। बड़े बड़े कवियों को नक्सल के नाम पर, उन पर कई तरह के आरोप लगा करके जेलों में बंद कर दिए गए। बरबर राव जैसे लोगों को, और भी कई लोग हैं। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई। पहले ऐसी राजनीति नहीं हुआ करती थी, हत्या की राजनीति नहीं हुआ करती थी, और खास करके बुद्धिजीवियों के साथ में। हम इस फेसबुक लाइव में इसलिए हिम्मत जुटा रहा हूं बोलने के लिए
कि कम से कम इन बातों पर भी विचार करना चाहिए कि हम साहित्य किसके लिए रचे हैं, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए। हम आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी बातें नहीं पहुंच पाएगी, तो लिखने का फायदा क्या है? लिखने का फायदा इसी में है कि हम मजदूरों के बीच अपनी पहचान बनाएंगे, तो उन तक किताबें पहुंचनी चाहिए, उन तक मैगजीन पहुंचनी चाहिए, उन तक पत्रिकाएं पहुंचनी चाहिए। सारा कुछ बंद, ये बंद का खेल जो है। और हम पश्चिम बंगाल में हैं। हम पश्चिम बंगाल की सरकार से, हिंदी अकादमी से, हिंदी के लोगों से यह आग्रह करेंगे कि अगर हिंदी का विकास करना है तो हिंदी के लिए एक सेंटर की तरह एक पुस्तकालय की जरूरत है, आपको खुलना होगा। आप हमें एक जगह दीजिए जहां हम मिल बैठे। हमने बहुत उम्मीद लगाई थी हिंदी अकादमी से और जो हमारा पुस्तकालय जो खुला है उससे, कि खुलेगा और कल्याण होगा, लेकिन संभव नहीं हो रहा। ये कोरोना काल भी है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें बाधित हो, लेकिन भैया आप दूरी बना करके, चेहरे पर मास्क लगा करके कोई भी काम कर सकते हैं। काम करने के लिए आप आज़ाद है, स्वतंत्र है, रोग से बचते हो, लेकिन किसी में काम करने की माने कि हिम्मत भी जुटानी है तो नहीं जुटा पा रहे। हम हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। हमें काम करने की चाहत ही नहीं है। आज हम इस परिस्थिति में हैं कि यदि हम इस कोयलांचल में बात करें तो कई समस्याएं हैं। आपको पता है कि इस कोरोना काल में कई हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। लोग दूर दूर से आकर करके बेरोजगारी में फंस गए हैं। हमारे लाखों करोड़ों इंजीनियर बेरोजगार हो गए हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर। आप सोचिए, युवा, पढ़े लिखे युवा जो MA PhD कर करके बेरोजगारी की स्थिति में जी रहा है। कई ऐसी स्थिति में है कि अपने जीवन को ही नष्ट करने के चक्कर में लग गए। ऐसे में साहित्य क्या मदद कर सकती है? साहित्य अर्थ पैदा नहीं करता है, साहित्य जीवन पैदा करता है, जीवन को ताजगी देता है। हम ताजगी भरे साहित्य को रचते हैं। जिस दिन साहित्य अर्थ पैदा करने लगेगा, अर्थ की जरूरत बन जाएगा, मैं समझता हूं कि वो साहित्य बहुत आगे जाएगा, बहुत विकसित करेगा, और विकसित करने के साथ साथ मरेगा, क्योंकि उसका जीवन से कोई संबंध, कोई ताल्लुकात नहीं रह जाएगा। इसलिए साहित्य जहां है वहां रहने दीजिए। साहित्य के विकास के लिए, साहित्य को आगे ले जाने के लिए युवा प्रतिभा को आना जरूरी है। हमारे क्षेत्र में जो लिखने वाले हैं, जो कथाकार बंधु हैं, धनबाद से लेकर के यहाँ तक, नारायण सिंह से लेकर करके बहुत लोग हैं इस अंचल में जो लिख रहे हैं।
संजीव जी के साथ में डॉक्टर सुभाष कुमार आए। एक पीढ़ी मैं 10 और 5-7 मिनट में मैं समाप्त करूँगा। संजीव जी के साथ जो संजीव जी का जो साथ मिला लेखन के लिए, उसमें कई लोग यहाँ से उनका साथ दे रहे थे, जिसमें डॉक्टर सुभाष कुमार, नरेंद्र, गौतम सन्याल एक नाम जुड़ता है। उसके बाद उनका साथ देने के लिए सृंजय आते हैं, मृत्युंजय तिवारी आते हैं, महावीर राजी आते हैं। और एक पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कहानी अपने स्तर पर पहुंचता है, लेकिन सबसे आगे निकलते जाते हैं संजीव। उनका समर्पण मैं जब देखता हूं तो मुझे भी कभी कभी ये होता है कि उन्हीं की तरह मैं क्यों नहीं बनता हूँ, उन्हीं की तरह मैं क्यों नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन मैं नहीं लिख पाऊंगा, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। सच कहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो शब्द भंडार, जो शब्दकोश लेखन के काम में आता है, वो बहुतों लोगों के पास नहीं है, बहुतों के पास नहीं, बहुत कम है। हमारी समृद्धि बहुत कम है। दिनेश, उसके बाद आते हैं गोविंद प्रिय, विजय शंकर विकुश, रविशंकर सिंह, दिनेश कुमार, सुभाष रंजन, एक अज्ञात थे, विक्रम सिंह, आनंद बहादुर आनंद एक समय में रानीगंज में थे, तो कहानी के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे, काफ़ी विकसित कर रहे थे, और कई कहानियाँ उनकी हंस में भी छपी और भी कई एक जगह छपी। बाद में वो चले गए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़।